सोसाइटियों की तहकीकात होनी है तो उन तमाम सोसाइटियों की तहकीकात करें। अगर ये वाला चैप्टर खोलेंगे ना, फिर हुक्मरान जमात का एक बहुत बड़ा नाम भी इसके अंदर आ सकता है। डकी भाई के साथ जो हो रहा है वो ठीक है, डकी भाई के साथ जो हो रहा है ना वो बाकियों के साथ भी होना चाहिए। मेरा सिंपल सा एक रूल है, इंसाफ हो तो सबके साथ। मशहूर फैशन डिजाइनर मारिया बी, उनको नोटिस जारी हुआ था। अब खबर यह है कि परसों मारिया बी खुद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ इस व्लॉग के आखिर में आपके बहुत से सवालात, बड़ी देर हो गई थी आपके सवालात नहीं लिए थे, कुछ आपके क्वेश्चंस भी जो हैं वो शामिल करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली खबर कल रात को आई और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे थे उन्हें अब मुलतवी कर दिया है। ज़्यादातर ये वो हल्के थे जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा 9 मई के केसेस के अंदर सज़ा याफ्ता थे, नाअहल हुए थे। उसकी वजह से वहाँ पे पंजाब की हद तक जो है वो इन इलेक्शंस को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। जिन हल्कों में ये इलेक्शंस मुलतवी किए गए हैं उनमें NH 66 वज़ीराबाद, NH 96 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर। NA 129 लाहौर में जो है वो हमाद अज़हर साहब के वालिद की इंतकाल की वजह से यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने थे, लेकिन इसे भी मुलतवी कर दिया गया है। NA 143 साहिवाल, इसका ज़िमनी इलेक्शन भी जो है वो कल मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल, यहाँ पे भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि हालिया तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पंजाब में सड़कें, पुल, रेलवे लाइन्स, बिजली और मोबाइल्स के पोल्स और मवासलाती निज़ाम बुरी तरह तबाह हुआ है। सरकारी और निजी इमारतें जिनमें स्कूल और दफातर शामिल हैं शदीद मुतासर हुए हैं और ये इमारतें पोलिंग स्टेशन और रिकॉर्ड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होना थी। तो मुतासर आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेघर हो गया है, जिसके बायस वो अपने वोट डालने के हक से महरूम रह सकते हैं और वोटर टर्नआउट इंतहाई कम होने का खदशा है। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, इसलिए वो इंतखाबी ड्यूटियाँ अदा करने के लिए दस्तियाब नहीं। मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान ने भी पोलिंग स्टाफ की अदम दस्तियाबी की इतला दी है क्योंकि वो भी रिलीफ सरगर्मियों में शरीक हैं। तो ये रीज़न बताई गई है जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आप जानते हैं कि पहली रेस से बाहर हो चुकी है। वो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि जी हमने तो ये ज़िमनी इंतखाब जो है वो लड़ना ही नहीं है। सो इसलिए मतलब ये भी नहीं अब कहा जा सकता कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की खातिर जो है ज़िमनी इलेक्शंस मुलतवी किए गए हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से ये राय रखती है कि अगर यहाँ पे वोटर टर्नआउट कम हुआ तो फिर उनके बयानिए की जीत होगी कि देखें क्योंकि हमने बायकॉट किया था इसलिए लोग भी जो है वो वोट डालने के लिए नहीं निकले। इसके अलावा इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मजीद रहनुमाओं ने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी, जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी थी, उनसे इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब इन अराकीन की तादाद 52 हो गई है, लेकिन 25 ऐसे अराकीन हैं जिन्होंने अभी तक अपना इस्तीफ़ा जो है वो जमा नहीं करवाया, कम से कम जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर उसके बाद ही हो जाए तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो सरदार अयाज सादिक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इन इस्तीफ़ों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, जबकि हुकूमत की जानिब से स्पीकर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर ना करने की दरख्वास्त भी की गई है, ज़राए ये बता रहे हैं। दूसरी जानिब वो 25 अफराद जिन्होंने अब तक इस्तीफ़े नहीं दिए, उनके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इनका जीना हराम किया हुआ है कि आखिर जी आप लोग इस्तीफ़े क्यों नहीं दे रहे, जब इमरान खान साहब ने ये सीधा सीधा ऑर्डर दिया हुआ है। अब इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो ये राय रखते हैं कि हमें इन कायमा कमेटियों से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसके बाद इनके ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी आप अपनी मराद की वजह से जो है ये इस्तीफ़े नहीं दे रहे। नाम मैं आपके सामने ले लेता हूँ जिन्होंने अब तक इस्तीफ़े नहीं दिए। वो हैं जनाब सलीम रहमान, सुहेल सुल्तान, मोहम्मद बशीर खान, मोहम्मद नवाज़ खान, मोहम्मद आतिफ, शेर अली अरबाब, जुल्फ़िकार अली, नसीम अली शाह, शेर अफजल खान, मोहम्मद मुबीन आरिफ, उसामा अहमद मेला, मोहम्मद मकदाद अली खान, गुलाम मोहम्मद, अली अफजल शाही, मोहम्मद सादुल्ला, उमर फ़ारूक, मोहम्मद रियाज खान फतियाना, मोहम्मद महबूब सुल्तान, सरदार लतीफ़ खोसा, आयशा नज़ीर। सरदार लतीफ़ खोसा, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो तो इमरान खान साहब के बहुत बड़े सिपाही हैं और इधर ख्वाजा साद रफ़ीक को लाहौर से उन्होंने इलेक्शन हराया था, लेकिन उन्होंने भी अब तक कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा नहीं दिया। इसके अलावा मियाँ गौस मोहम्मद, मोहम्मद मौज़म अली, फ़याज़ हुसैन, अंबर मजीद और ख्वाजा शराज, इन्होंने अब तक इस्तीफ़े नहीं दिए। हो सकता है कुछ लोग पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान से बाहर हों या बीमार हों, मैं एक ये प्रोविज़न भी दे देता हूँ, पता लग जाएगा आने वाले चंद दिनों के अंदर पता लग जाएगा। इसके अलावा कल अलीमा खान साहिबा के जो एक साहबजादे हैं शारेज़, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हुई थी, जिसके बाद उन्हें अब जेल से रिहा कर दिया गया है।
और उनकी रोपकार जो है वो जमा करवाई गई, जिसके नतीजे में कोट लखपत जेल में इन्हें कैद किया गया था। वहाँ से कल इनकी रात को रिहाई हो चुकी है। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है उसकी समाअत अब आज होने जा रही है और 10 बजे आज इस केस की समाअत होगी और स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन जो है वो केस की समाअत करेंगे। अदालती अमले ने जो है वो इमरान खान के वकला की टीम को इस बारे में बाकायदा आगाह कर दिया है। पिछले कई दिनों से जो है ये बार बार केस जो है एडजर्न हो रहा था, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब बिलाखिर आज इस केस के ऊपर जो है वो कार्रवाई होने जा रही है। महकमा मौसमियात ने जनाब पेशगोई की है कि 7 से 9 सितंबर तक बारिशों का एक स्पेल जो है वो सिंध के अंदर आने वाला है और इस दौरान बारिश के बायस पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में जो है सूरत हाल मज़ीद भी ख़राब हो सकती है। 7 से 9 सितंबर के दौरान DG खान और बलूचिस्तान के मशरक़ी और जनूबी इलाकों में बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा है। मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक भी मुतासर हो सकती है और शदीद बारिश के बायस जानी और माली नुकसान हो सकता है। लिहाजा मुसाफिर और सयाह खुसूसी तौर पर एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने बताया कि भारतीय इलाके मध्य प्रदेश में हवा का कम दबाव है जो 6 सितंबर तक राजस्थान से मुल्का सिंध के इलाकों तक पहुंचने का इम्कान है। हवा के इस कम दबाव के बायस सिंध और पंजाब के इलाकों में वक्फे से बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं, तो वो लोग जिनका इन इलाकों से ताल्लुक़ है ज़रा ख्याल कीजिएगा। इसके अलावा पिछले वीलॉग में हमने आपसे एक खबर शेयर की थी कि जियो न्यूज़ के हेडलाइंस के अंदर जो है वो एक गाली चली गई थी, पंजाबी की गाली चली गई थी, वो चेक नहीं हो सका था, तो उसके ऊपर जियो न्यूज़ ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने एडिटोरियल जजमेंट देते हुए इसके ऊपर माजरत भी की है। दैट इज़ समथिंग प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल, काबिल तारीफ़ बात है। ज़ाहिर बात है अगर आपसे गलती हो और या आपकी टीम के किसी मेंबर से गलती हो तो इदारे को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए और इदारे ने कल इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर माफ़ी भी मांगी है। तो इसके अलावा जनाब इंसानी स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के इक़दाम के तहत मज़ीद 6 ममालिक में FIA के इमिग्रेशन विंग के लिंक दफातर खोलने का फ़ैसला कर लिया गया है और ज़राए बता रहे हैं कि जनाब FIA इमिग्रेशन विंग के लिंक दफातर बरतानिया, स्पेन, इटली में कायम किए जाएंगे, जबकि तुर्किया, मलेशिया और मुत्तहदा अरब अमारात में भी एक एक दफ्तर जो है वो खोला जाएगा। वफाकी तहकीकाती एजेंसी के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क इन ममालिक से चलाए जाते हैं और दफातर कायम करने का फैसला इन ममालिक में इंसानी स्मगलों को मजबूत नेटवर्क की वजह बताया जा रहा है कि ताकि उनको डिसमेंटल जो है वो किया जा सके। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बीजिंग में अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकात की, जिसमें 5 राहदारियों पर मिलकर काम करने के ऊपर इतफाक़ हुआ है। वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक वफूद की सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के एजाज़ में पुरवकार एक ज़ोहराना दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, जिनके खिलाफ एक मुबैना ज़्यादती का केस जो है वो चल रहा था और उनको UK छोड़ने से मना कर दिया गया था। पाकिस्तान शाहीन्स के साथ उन्होंने ट्रैवल किया था, लेकिन उसके बाद उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गया था। उन्होंने कहा गया था UK पुलिस की जानिब से कि जनाब आप बरतानिया छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अब ये ख़बर आई है कि जनाब उसके बाद इनका पासपोर्ट जो है वापस दे दिया गया था और मैनचेस्टर पुलिस ने बज़रिया ईमेल अपना एक मौक़िफ़ भी इस मामले पर दिया है। उन्होंने कहा हम इस तरह के तमाम इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से लेते हैं और हर वाक़े को इनफरादी तौर पर इंतहाई ध्यान से देखते हैं। हैदर अली से मुतल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि तमाम सबूतों पर जामे नज़रसानी करने के बाद फिलवक्त तहकीकात बंद कर दी गई हैं। अगर मुस्तकबिल में कोई मालूमात सामने आती हैं तो हम इस मवाद और मुकदमे पर मुनासिब तरीके से दोबारा नज़रसानी करेंगे। तो 7 अगस्त को जो है लास्ट इनका बयान आया था बरतानिया पुलिस का, जिसमें उन्होंने इनके खिलाफ तहकीकात की थी। इसके अलावा जनाब भारत का एक मकबूल तरीन ड्रामा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके हीरो जो हैं अलबत्ता वो ज़्यादती के केस में फंस गए हैं। उनका नाम है जी आशीष कपूर। तो इनके ऊपर जो है एक खातून से ज़्यादती का इल्ज़ाम है। आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे से गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक एक खातून की जानिब से दिल्ली में गुज़िश्ता माह अगस्त के अवाइल में मुनक़दा एक हाउस पार्टी के दौरान जिनसी हरासानी की शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई थी। डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ राज भटनिया ने बताया कि खातून की शिकायत पर दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस टीमों ने आशीष कपूर की नकलो हरकत का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आशीष कपूर पहले गोवा और फिर पुणे गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की मजीद तफ्तीश जो है वो फ़िलहाल की जा रही है। इसके अलावा तहकीकात की जहाँ तक बात हो रही है तो वहीं पर एक और ख़बर ये भी है कि मशहूर फ़ैशन डिज़ाइनर मारिया बी, उनको आपको याद होगा उनको नोटिस जारी हुआ था नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से उन्होंने एक वीडियो की थी, उसके ऊपर जो है उनको ये नोटिस आया था।
इनिशियली मारिया बी ने कहा था कि जी मुझे नोटिस मिला नहीं है, लेकिन फिर उनकी जानिब से वकील जो हैं वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुंचे थे और इस नोटिस की सारी तफसीलात जो है उन्होंने उसके बाद ली थी। अब खबर यह है कि परसों गुजर चुकी है, उस पर मारिया बी खुद वहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुंची हैं और उसके बाद जो है उन्होंने उनसे चंद सवाल जवाब वहाँ पे हुए हैं। और ख़बर यह है कि मियाँ अली इशफाक जो इमरान रियाज के वकील हैं, रह चुके हैं मुख्तलिफ केसेस में, उनके दोस्त भी हैं, वो मारिया बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस के अंदर। तो मारिया बी ने जो उनके सामने जो सवालनामा रखा गया, जो क्वेश्चंस रखे गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके ऊपर जो है थोड़ा सा वक्त दिया जाए, मैं उसके बाद इन सवालात का जो है जवाब देना चाहूँगी। तो वक्त दिया गया है उनको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। इसके अलावा हमारे कबूतर जनाब बता रहे हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले से कि अगर आपको याद होगा, सरफराज चौधरी साहब जो एडिशनल डायरेक्टर हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट के अंदर एक बताया था कि जनाब 6 लोग हैं, 6 यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं जिनके खिलाफ जुए की इश्तिहार की वजह से जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो उस वक्त उन्होंने नाम नहीं बताए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये नाम जो है रिवील हो गए, जिसमें इकरा कंवल जो सिस्ट्रोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं, डकी भाई ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, रजब भट्ट का नाम ऑलरेडी आ चुका है, और भी चंद यूट्यूबर्स के नाम थे। तो पहले ये लिस्ट जो है वो 6 थी। अब हमारी इतलात ये है कि जनाब ये लिस्ट अब बढ़ने लगी है और इसके ऊपर एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। हम पिछले कई दिनों से आपको बता रहे थे, मुख्तलिफ नाम हमने आपके साथ शेयर भी किए थे कि जनाब और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने, जन्नत मिर्ज़ा हैं, मथीरा हैं, ये मतलब चंद नाम हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट जो है वो हमने माजी के अंदर चेक किया, तो उन्होंने भी जुए की तशहीर जो है वो की हुई है। अब हमारी इतलात के मुताबिक ये लिस्ट जो है अब बढ़ने लगी है और आने वाले हफ्तों के अंदर जो है वो आप इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई होते हुए देख सकते हैं। और आई डोंट नो क्या कार्रवाई होती है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो जो 6 की जो लिस्ट थी ना, वो लिस्ट अब बढ़ने लगी है और अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इस मामले को अब ज़रा फैलाने लगी है और इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई जो है वो करने जा रही है। अब आज ये चंद सवालात आपके शामिल करते हैं। सलमान रियाज साहब का सवाल है, उन्होंने कहा जी क्या अलीम खान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं। सलमान भाई बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा सबसे बड़े तो ज़ाहिर बात है इसमें सबसे पहले तो मामला इस्टाब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, और इस्टाब्लिश जो है वो ये है कि क्या अलीम खान साहब ने कानून तोड़ा है या नहीं तोड़ा। अब ज़ाहिर बात है वहाँ पे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे घर यहाँ पे थे और यहाँ पे दरिया का पानी आ गया, और इल्ज़ामात ये हैं कि जनाब ये रिवर बेड के अंदर जो है वो सोसाइटी जो है वहाँ तक बना दी गई। लेकिन ऑब्वियसली ये इस मामले की जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ रिवर बेड के आसपास या रिवर बेड में बनाई गई हैं, उसमें सबसे तगड़ा नाम जो है वो 2-3 का है, ये ज़हन में रखिएगा। सिर्फ अलीम खान की पाक व्यू सोसाइटी नहीं है, और भी 2-3 नाम है। और सिर्फ मेरा इसमें एक और भी पॉइंट है। मुझे एक्चुअली कल ही इसके बारे में एक साहब जो है मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा मंसूर साहब आप सिर्फ ये बात क्यों करते हैं कि रिवर बेड के ऊपर जो सोसाइटियाँ हैं सिर्फ उनकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर सोसाइटियों की तहकीकात होनी है तो उन तमाम सोसाइटियों की तहकीकात करें जिनको जल्दबाजी के अंदर जो है वो अप्रूवल्स दे दी गई और जबकि उनकी अप्रूवल्स बनती नहीं थी। तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा आप ये बात मुझे क्यों कह रहे हैं। अब उनका जो जवाब था वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने कहा जी बात यह है कि अगर आप ये वाला चैप्टर खोलेंगे ना तो फिर हुक्मरान जमात का एक बहुत बड़ा नाम भी इसके अंदर आ सकता है। तो मैंने कहा जी हुक्मरान जमात का बहुत बड़ा नाम कौन है। उन्होंने कहा जी ये अब आप इन्वेस्टिगेशन करें। मैंने उन्होंने बात हमारे जो है वो कबूतरों के ऊपर छोड़ दिया कि अपने कबूतरों को भेजें और चेक करें। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा बैरिया टाउन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बैरिया टाउन तो पहले ही इस वक्त ज़ेरे ताब आया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो फिर मैंने कहा जी न्यू मेट्रो सिटी की आप बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो कहका लगाना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने ना हाँ कहा या ना कहा। मैंने कहा जी मैं नाम और लेता रहूँ। उन्होंने कहा जी नाम लें। और मैंने कहा पाक व्यू की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा पाक व्यू में तो पानी आ गया था, वो तो सबको पता है। मैंने कहा बेटा आप किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं इस तरह मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसकी तहकीकात करें, आप इसका चेक करें। तो हमने अब कबूतर उड़ाए हैं, अल्लाह करे कबूतर सही सलामत वापस आ जाएं, ये ना हो कि वो भी प्लॉट लेके उधर ही बैठ जाएं तो ताकि हमें पता लग सके कि ये किसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जो मैं ज़मीन में बता रहा हूँ आपको वो हज़ारों कनाल के अंदर है। तो अभी इतनी सी टिप आई है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी कोई टिप हो तो हमें भी बताइए कि ये आखिर हुक्मरान जमात से किसकी बात हो रही है कि जनाब उनके स्टेक्स जो हैं उसके अंदर हैं। तो देखते हैं, उसको भी चेक करते हैं। राहबर अली साहब का सवाल है, मंसूर भाई मैंने आपका डॉक्टर नबिया वाला पॉडकास्ट भी देखा और वकील साहब वाला भी, आपका अपना क्या ख्याल है ये सारा मामला हुआ क्यों है। भाई मतलब सिंपल इज़ दैट यार, वो डॉक्टर नबिया ने मेरी नज़र में अब तक जो स्टोरी मैं समझाऊँ, मेरे ख्याल में डॉक्टर नबिया ने जो है वो उस वक्त जो सिचुएशन आई थी उसके मुताबिक उन्होंने अपनी एक रिपोर्टिंग की, उन्होंने बताया। और वो
एक अच्छा जो जर्नलिस्ट होता है ना, मैं डॉक्टर नबिया की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ, एक अच्छा जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो सिचुएशन को भांपते हुए अपने जज्बात को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन जो देनी है दैट हैज़ टू बी एक्यूरेट, दैट शुड नॉट बी एग्जैजरेटेड, मतलब बढ़ चढ़ के चीज़ नहीं बता। आपको पता है, मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है जब ये बम धमाका होता है ना, तो जो डेथ टोल होता है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है मुख्तलिफ चैनल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स में। मिसाल के तौर पे एक बम धमाका हुआ है, आप उसमें कहें जनाब हकीकतन उसमें फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे कभी वैसे ऐसी बात हो, लेकिन मैं वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी 5 अफराद शहीद हुए इसके अंदर। आप 5 अफराद कह सकते हैं, आप 4 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, लेकिन अगर 5 शहीद हुए हैं और आप 15 नहीं कह सकते, ये गलत बात है, ये गलत तरीकाकार है कि आप उसको ओवर एग्जैजरेट कर दें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद शोहदा की तादाद या जो भी हलाक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है, कम किस तरह हो सकती है जो ऑलरेडी आप नंबर दे दें। सो एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ओवर एग्जैजरेट चीज़ को जो है वो नहीं करना चाहिए। और अगर आप कभी भी कोई एक गलती कर बैठे ना अपनी रिपोर्टिंग के अंदर, तो उसके बाद आपकी पूरी स्टोरी के ऊपर दाग लग जाता है। मेरा ख्याल में यहाँ पे भी यही हुआ है कि उनका केस ये था, डॉक्टर नबिया का केस ये था कि वो एक रेजिडेंट थी, मालिक मकान नहीं थी, रेजिडेंट थी, लेकिन रेजिडेंट तो थी। फिर उसके बाद तासुर ये शायद जा रहा था कि उनके घर में भी पानी आ गया, उनके घर में पानी नहीं आया, अकॉर्डिंग टू द मालिक मकान घर में पानी नहीं आया, उनके कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन लोगों को इंप्रेशन ये आया कि जनाब 6-6, 7-7 फुट जो पानी मुख्तलिफ घरों में आ गया है वो शायद इनके घर में भी आ गया है। सो एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो है वो होनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर नबिया, और डॉक्टर नबिया तक कलाकार नहीं सी होते, देर आर मेनी अदर पीपल जिनके घर वहाँ पे हैं और उनका नुकसान हुआ है, उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो उनका नुकसान कौन कंपनसेट करेगा, पानी क्यों आया, क्या ये वाकई ये घर जो है, और अगेन दिस इज नॉट जस्ट अबाउट पाक व्यू सोसाइटी, मोलनवाल हो गया और इस तरह की सोसाइटीज़ होगी, वहाँ पे पूरी तरह लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उन सबकी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप अलीम खान को जो है कटहरे में ला के खड़ा कर दें आगे, भाई जी बस इनसे आप हिसाब किताब लें तो बाकियों को छोड़ दें, सबको पकड़ें, किसी को भी ना छोड़ें। मेरी तो इसके ऊपर जो है वो ये राय है। इसके अलावा मारिया साहिबा हैं जी, उनका सवाल है, आप हुकूमत से सवाल पूछें भाई ये रावी दरिया की ज़मीन पर क्यों घर कोठियाँ बंगले बनाने दिए, हुकूमत से ये सवाल करें। मारिया बहन, ये कहानी जब जाएगी ना तो ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं नजर में आती, पिछलियाँ भी सारी आंदियाँ हैं। ठीक है, पीटीआई की हुकूमत भी आती है, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी आती है, उससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब की ही हुकूमत थी 2008, बल्कि मैं तो उससे भी पीछे परवेज़ इलाही साहब के दौर में भी जाना चाहूँगा। कहानी जो आपको पता है, जो पाक व्यू सोसाइटी एक्चुअली तो ये डेवलप हुई थी परवेज़ इलाही साहब के दौर के अंदर, स्टार्ट वहाँ से हुई थी, करते करते वक्त और हालात के मुताबिक ये फैलती गई, ये बड़ी होती गई। तो इसी तरह इनके सबके चट्टे बट्टे खुलने चाहिए, लेकिन बात ये है ना कि अगर ये चट्टे बट्टे खुलना शुरू होंगे तो बहुतों के पर जलेंगे इसके ऊपर। इस वजह से आप देख लीजिए ना, मैं थोड़ी देर पहले जो आपको बता रहा था कि मेरी सोर्स से जो मेरी बात हुई तो वो मुझे नाम नहीं बता रहा था, कहते बंदा है तो मैं इन्नी टिप देती हूँ लब्बो बैग। अब वो किसकी बात कर रहा है भाई, आप लोग हमारी रहनुमाई करें, हमारे कबूतर बन जाएं, थोड़ी सी आप भी बताइए। इसके अलावा दानी साहब का सवाल है, मंसूर सर आपने एससीओ कॉन्फ्रेंस पर बहुत कम बात की, वहाँ पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी थे और मोदी भी, क्या उनका आमना सामना नहीं हुआ? दानिश भाई, आमना सामना मतलब ज़ाहिर बात है दंगल तो नहीं था, लेकिन आपस में एक ही जगह पे वो मौजूद ज़रूर थे। और हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैंने बिल्कुल एससीओ के ऊपर मैंने इतना फोकस नहीं किया क्योंकि मेरे मुल्क में एक आफत आई हुई है, मेरा फोकस उस तरफ ज़्यादा था। ठीक है, और मेरी नज़र में ह्यूमन एलिमेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी तरफ फोकस करना बहुत ज़रूरी था। हाँ, एससीओ ज़ाहिर बात है एक इवेंट था, ये पहली दफ़ा था जंग के बाद के पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म एक जगह पर मौजूद थे। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद हो सकता है कोई कर्टसी कॉल हो, शायद कोई थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो पिघले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपस में कोई मुलाकात नहीं हो सकी, कोई बायलैटरल मीटिंग जो है वो नहीं हो सकी। तो लेकिन मेरी नज़र में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें हो रही थी, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से कि देखें जी उनको तो पीछे रखा हुआ था, उधर रखा हुआ था, इधर रखा हुआ था, इनको तो घास ही नहीं डाली। आपको पता है बेसिकली जब आप ये बात कर रहे होते हैं, आप बेसिकली पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं। शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में वहाँ पे नहीं गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में नहीं बुलाया हुआ था, दैट इज़ पाकिस्तान स्टैंडिंग ओवर देयर। आप बेसिकली जब ये बात कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान, मैं कोई भी, हमारे चाहे इमरान खान साहब माजी में गए, शहबाज शरीफ गए या कोई और वज़ीर आज़म गया, हमेशा ज़हन में रखिएगा वो पाकिस्तान का झंडा सामने चल रहा होता है, आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। मुझे इनके लौंडे लपाड़ों से मुझे बड़ी इस बात के ऊपर जो है इख्तिलाफ है कि वो बैठ के इस बात का तमस्खर उड़ा रहे थे कि जनाब वो देखें वो साइड पे खड़ा हुआ है, वो तस्वीर में इधर खड़ा है, वो तस्वीर उधर में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से सफारती लेवल के ऊपर जो है पाकिस्तान ने बहुत कामयाबियाँ समेटी हैं पिछले चंद माह के अंदर।
आपका जहर जो है ना वो हमने जंग के अंदर ही देख लिया था। आपको सुकून नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान की फतह जो है वो किस तरह हो रही है। आप तो सारा वक्त जो है वो जंग के बारे में जो राय रखते थे, आप तो मजाक उड़ाते थे, तमस्खर उड़ा रहे थे। इतने बेशरम और बेगैरत लोग हैं ये लोग कि उस वक्त तमस्खर उड़ा रहे थे। और नफरत बेसिकली फौज से थी, नफरत बेसिकली हुकूमत से थी। वो आप रखें, वो आपका इख्तलाफ है, वो आप 100 दफ़ा रखें। पाकिस्तान के बारे में अगर तुम लोगों ने कभी कोई बात की ना, आई स्वेयर अपॉन गॉड तुम लोगों के दांत मैं खुद तोड़ूंगा। ये जेन में रखना, पाकिस्तान के बारे में कोई बात मत करना। मैं इस पर कतई तौर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा इस बात में, और मैं नाम ले लेके चित्र परेड करूंगा मैं। सो आप अपना सियासी इख्तलाफ रखें, शहबाज शरीफ के बारे में जो मर्जी कहें, आपका फौज से इख्तलाफ है, आप कहें, आपकी मर्जी है, लेकिन इस बात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब मामला इंटरनेशनल स्टेज का आता है ना, इंटरनेशनल स्टेज का, जहाँ पे दीगर ममालिक मौजूद हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के साथ आके खड़े हों। वहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे शहबाज शरीफ के सामने इमरान खान नहीं खड़ा हुआ, शहबाज शरीफ के सामने आसिफ अली जरदारी नहीं खड़ा हुआ। दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। चाहे आप उसे फॉर्म 47 कहें या कुछ भी कहें, आपको पसंद हो या ना हो पसंद हो, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ओवर देयर। ठीक है, मेरी इसके ऊपर जो है वो ये राय है। इसके अलावा एजाजुल एहसन साहब का सवाल है, मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम, अगर किसी जुआ प्रमोटर की इन्फॉर्मेशन देनी हो तो कैसे और किन को देनी होगी, प्लीज़ इस हवाले से गाइड करें। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जाके वेबसाइट उसका ढूंढें, वहाँ पे इनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वहाँ से उनसे रब्ता करें। अगर और कुछ नहीं तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में दे दें, हम खुद आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पहुँचा देंगे। वैसे तो इसके ऊपर खुद एक्सटेंसिव रिसर्च काम हमने खुद भी किया है। आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए। दानियाल खालिद साहब का सवाल है, मंसूर भाई आपके ख्याल में डकी भाई के साथ जो हो रहा है वो ठीक है? दानियाल भाई मेरा तो ये मानना है कि डकी भाई के साथ जो हो रहा है ना वो बाकियों के साथ भी होना चाहिए। मेरा सिंपल सा एक रूल है, इंसाफ हो तो सबके साथ हो। ये नहीं कि आप डकी भाई को जो है वो एक कटेरे में ला के खड़ा कर दें और चित्र परेड स्टार्ट कर दें। करना है इंसाफ तो फिर सबके साथ हो, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि एक को तो आपने लाके खड़ा कर दिया या दो को लाके खड़ा कर दिया और 15 को आपने छोड़ दिया। दैट दिस इज़ नॉट राइट। ये इंसाफ नहीं है मेरी नज़र में। इसके अलावा करीमुद्दीन साहब का सवाल है, इमरान खान के 2 भांजों को तो रिलीफ मिल गया, क्या ये इमरान खान के लिए अच्छे इशारे हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई ये अच्छे इशारे हैं या ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट था, आई डोंट नो। सो मैं तुक्केबाजी के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। हमारे बहुत से यहाँ पे यूट्यूबर जो हैं वो तुक्के के ऊपर चलते हैं, मैं तुक्का क्रेसी के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।